अंजुमन मेहरुन्निसा से कह दे कि शाह वाला उमूर सल्तनत में मसरूफ हैं, वो किसी और वक्त आए। आज हमें एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं। दरबारी मुतरबा अंजुमन आरा सन्नाटे में आ गई। उसके वहमो गुमान में भी न था कि शहनशाह इस तरह इनकार भी कर सकते हैं। अंजुमन आरा ने शाही हुक्म मेहरुन्निसा तक पहुंचा दिया। मेहरुन्निसा के दिल पर क़यामत सी गुजर गई। हालात इस कदर खौफनाक रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। मेहरुन्निसा ने शाही खलवत कदे के दरवाजे पर खड़े खड़े सोचा, हुस्न मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करे और इश्क इनकार करे, क्या ये भी मुमकिन है? मेहरुन्निसा के दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया। शाहवाला से अर्ज करो कि मेहरुन्निसा उनकी कीमती औकात में से चंद लम्हात लेना चाहती है। मेहरुन्निसा ने अंजुमन आरा से दरखास्त करते हुए कहा, बेगम साहिबा, मुझे इस काम की तकमील से माजूर समझें। अंजुमन आरा ने बहुत नर्म लहजे में कहा। वो मेहरुन्निसा के मकाम को पहचानती थी, इसलिए खुशामदाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। आप आलम पना के मिजाज से वाकिफ हैं। मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं कि मैं मिजाज शाही में मुदाखलत कर सकूं। आप शाहवाला के हुजूर कल या किसी और वक्त मुलाकात की दरखास्त पेश करें। मेहरुन्निसा कुछ देर तक शाही इशरत कदे के दरवाजे पर किसी पत्थर के बुत की तरह साकत खड़ी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आज वो एक बहुत मायूस और शिकस्ता औरत थी। शहनशाह के तगाफुल की ही एक ज़रब से मेहरुन्निसा का गुरूर हुस्न रेजा रेजा हो गया था। दूसरे दिन रात के इब्तदाई हिस्से में एक औरत का साया खलवतगाह शाही की तरफ जा रहा था। रेशमी चादर में लिपटी ये औरत मेहरुन्निसा थी। इस बार मुलाकात की दरखास्त पर जहांगीर कुछ देर तक गौर करता रहा। चंद लम्हों के लिए उसने चाहा कि वो मेहरुन्निसा को कल की तरह नाकामो नामुराद वापस लौट जाने पर मजबूर कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर शहनशाह ने अंजुमन आरा को इशारा किया कि वो मेहरुन्निसा को अंदर ले आए। मेहरुन्निसा बारगाह शाही में दाखिल हुई तो जहांगीर उसे देखता ही रह गया। ये वो मेहरुन्निसा नहीं थी जिसके चेहरे से शरारे फूटते थे और जिसका तराशा हुआ मरमरी जिस्म आंच देता था। ये तो महरूमियों और मजबूरियों की एक कागजी तस्वीर थी जिसने मेहरुन्निसा का नाम इख्तियार कर लिया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मेहरू। जहांगीर इंतहाई कोशिश के बावजूद अपने जज्बात पर काबू न रख सका। शाहवाला, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, मेहरुन्निसा ने शिकस्ता लहजे में कहा। ये कनीज सिर्फ इसलिए हाजिर हुई है कि शहजादा खुर्रम और ईनानी शहजादी की निस्बत का पस मंजर दरियाफ्त कर सके और आलमपना को बता सके कि इस शादी से शहजादा खुर्रम के दिलो दिमाग पर कैसे हौलनाक असरात मुरत्तब होंगे। ये निस्बत एक शाही राज है और हम अपना राज गैरों पर जाहिर नहीं करते। जहांगीर ने बेनियाजाना लहजे में कहा। क्या मैं गैर हूँ? मेहरुन्निसा ने घबरा कर कहा। यकीनन गैर हो, जहांगीर ने बेसाख्ता कहा। मेहरुन्निसा जवाब में कुछ कहना चाहती थी मगर जहांगीर ने उसे खामोश कर दिया। हम शहजादा खुर्रम को ये सबक दिखाना चाहते हैं कि उसे अपने सीने से दिल निकाल कर फेंक देना चाहिए। जो हुक्मरान दिल के इशारों पर रक्स करते हैं उन्हें ये बेवफा दुनिया एक लजीज ग़िज़ा समझकर खा जाती है। तुम्हारे मामले में हमें जिस कदर तजर्बात हुए हैं, हम उन्हें अपने बेटे को मुंतकिल कर देना चाहते हैं ताकि वो दिल की आवाज़ें सुनना बंद कर दे और अक्ल की रोशनी में अपनी मंजिल तलाश करने की कोशिश करे। अर्जुमंद बानो मेरी बेटी की तरह है। मेहरुन्निसा के होंठों को जुम्बिश हुई। शाहवाला के इस फैसले से मेरी बेटी की जिंदगी भी तबाह हो सकती है। हम किसी की जिंदगी तबाह नहीं करते, जहांगीर ने पुरजलाल लहजे में कहा। अर्जुमंद के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। शाहवाला, जब तक वो मासूम बच्ची जलकर खाक हो जाएगी। शिद्दत गम से मेहरुन्निसा की आवाज लरज रही थी। फिर क्या होगा आलमपना? उसके जले हुए जिस्म और अरमानों की राख के साथ इंसाफ करेंगे। हम बेहतर जानते हैं कि किस काम के लिए कौन सा वक्त मुनासिब है। जहांगीर के लहजे में वही जारहियत और बेनियाजी थी। अगर जहांपना को मुझसे कुछ शिकायत है तो मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मेहरुन्निसा ने उस राज को समझ लिया था कि जहांगीर अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए इस किस्म के इक़दामात कर रहा है। नहीं महरूब, जहांगीर के लहजे में वही नागवारी पोशीदा थी। आज तुम्हें हमारी खिदमत का ख्याल कैसे आ गया? तुम सिर्फ अपनी बेवगी का मातम करो, फिर जब शोरे फ़ौगां के बाद तुम्हारी आवाज़ डूबने लगे और सीना कूबी करते करते तुम्हारे हाथ शल हो जाएं, तो फिर हमारे दिल की तरफ देखना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेरुखी की ये ज़रब बड़ी कारी थी। मेहरुन्निसा टूट कर बिखर चुकी थी। अर्जुमंद बानो का घर मातम कदा बना हुआ था। उसकी माँ की आंखों में कई सवाल लरज रहे थे, मगर वजीर आजम आसिफ खान किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। वो बस इतना कहकर रह गया, सब्र के साथ वक्त का इंतजार करो। शहनशाह के मिजाज को कोई नहीं समझ सकता। फिर भी हमारे लिए बात इत्मीनान बख्श है कि जहांपना ने अर्जुमंद और शहजादा खुर्रम की निस्बत खत्म नहीं की है। अर्जुमंद कुछ दिन के लिए अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो दिन भर अपने कमरे में बंद पड़ी रहती थी, यहाँ तक कि उसने मारुख को भी अंदर आने से मना कर दिया था। मारुख ने ज्यादा जिद की तो वो उस पर संगदिल आकाओं की तरह बरस पड़ी। मारुख, तू अपनी हैसियत पहचान।
अर्जुमंद का लहजा तहकीर आमेज और हाकिमाना था। तू महज एक मुलाजिमा है और मुलाजिमा के लिए ये बात हराम है कि वो आकाओं के काम में मुदाखलत करे। मारुख अर्जुमंद बानो के इस तर्ज अमल पर हैरान रह गई। अर्जुमंद ने आज तक उसे तू कहकर मुखातिब नहीं किया था, फिर आकाजादी की तबीयत में इतना बड़ा इनकलाब क्यों? मारुख कई दिन तक इस पहलू पर गौर करती रही। आखिर बहुत गौर व फिक्र के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि ईरानी शहजादी से शहजादा खुर्रम की निस्बत ने अर्जुमंद के होशो हवास छीन लिए हैं। एक नौखेज और मासूम लड़की इस तकलीफ दे खबर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अंजामेकार उसके जज्बात मुश्तइल हो गए थे और उसने मारुख जैसी वफादार खादिमा को भी पहचानने से इनकार कर दिया। फिर जब इस जज्बाती तूफान में कुछ ठहराव पैदा हुआ तो अर्जुमंद बानो ने मारुख को अपने कमरे में बुलाया और फिर उसे गले लगाकर दीवाना वार रोने लगी। अश्कों की बारिश इस कदर तेज थी कि दोनों के दामन भीग गए। मारुख अर्जुमंद बानो को बार बार तसल्लियां दे रही थी, मगर आंसुओं का सैलाब किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बीबी, हिम्मत से काम लो, इस तरह तो रोते रोते हलाक हो जाओगी। मारुख ने अर्जुमंद के बेकाबू जज्बात के आगे अल्फाज का बंद बांधने की कोशिश की। अब मेरी हलाकत में क्या बाकी रह गया है मारुख? अर्जुमंद बानो ने आंसुओं और हिचकियों के दरमियान अपनी हालत जार बयान करते हुए कहा। नहीं, अभी आप जिंदा हैं। मारुख ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। आपको जिंदा रहना होगा, अपने लिए, शहजादा खुर्रम के लिए। शहजादा खुर्रम? अर्जुमंद ने खोए हुए लहजे में कहा। वो तो मुझसे बहुत दूर जा चुके, अब वो कहाँ और मैं कहाँ। अब कुछ यादों के मज़ार बाकी हैं जहाँ नाकाम हसरतें दिन रात नौहाखानी करती हैं। शहजादा खुर्रम कहाँ गए हैं? वो तो आपके करीब मौजूद हैं। मारुख ने हकायक बयान करते हुए कहा। जब तक आपकी और शहजादे खुर्रम की निस्बत बाकी है उस वक्त तक आपका रिश्ता जिंदा है। अभी ये रिश्ता टूटा नहीं है बीबी, सब्र और हौसले से काम लीजिए। हाँ, बज़ाहिर ये रिश्ता जिंदा है मगर हकीकत में मर चुका है। अचानक अर्जुमंद के बहते हुए आंसू थम गए और उसके लहजे में हजारों तलखियां घुल गईं। तुम जिस रिश्ते की बात कर रही हो उसे शहजादा खुर्रम ने तोड़ दिया है। आप क्या कह रही हैं? मारुख ने चौंक कर कहा। शहजादा खुर्रम यह रिश्ता किस तरह तोड़ सकते हैं? अगर वो ऐसा करते हैं तो अब तक सरकारी तौर पर इस निस्बत के खात्मे का ऐलान हो चुका होता। ज़ाहिरी ऐलान से कुछ नहीं होता मारुख। अर्जुमंद के लहजे से शदीद अजियत का इजहार हो रहा था। अगर इसमें शहजादा खुर्रम की मर्जी शामिल न होती तो फिर ईरानी शहजादी से उनकी निस्बत किस तरह तय हो सकती थी? ये कहना कबल वक्त है बीबी। मारुख ने कुछ सोचते हुए कहा। आप अपनी जबान को इल्जाम तराशी से महफूज रखें। जब तक साहिब आलम खुद वजाहत नहीं कर देते उस वक्त तक आप खामोशी अख्तियार करें। अब वजाहत के लिए रह क्या गया है बाकी मारुख? अर्जुमंद बानो चारों तरफ से मायूसियों के अंधेरों में घिरी हुई थी, इसलिए उसने रोशनी के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया था। अगर वजाहत की जरा भी गुंजाइश बाकी होती तो साहिब आलम यकीनन मुझसे मुलाकात करते और अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते। उनकी मुसलसल खामोशी इस बात की गम्माज है कि वो मुझे फरामोश कर चुके हैं। तुमने सच कहा था मारुख कि शाहों के मिजाज का कोई भरोसा नहीं होता। अफसोस, मैंने जोश जज्बात में तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर अर्जुमंद बानो मुश्ताइल नजर आने लगी थी। ये बात मैंने आम हुक्मरानों और शहजादों के बारे में कही थी। मारुख के लहजे में बड़ा एतमाद था। मैं जाती तौर पर शहजादा खुर्रम को उन लोगों की कतार में खड़ा नहीं कर सकती। मैंने उन आंखों को बहुत गौर से देखा है। वो आंखें किसी को फरेब नहीं दे सकती। मैं फरेब की बात नहीं करती, मगर शहजादे ने मुझसे ये राज क्यों पोशीदा रखा? मेरे एतबार को क्यों धोखा दिया? क्या इस दौरान साहिब आलम से आपकी मुलाकात हुई? मारुख ने अचानक एक नया सवाल कर डाला। नहीं, अर्जुमंद ने शिकस्ता लहजे में कहा। फिर आप ये दावा किस तरह कर सकती हैं कि शहजादे ने अपनी जिंदगी का एक खास राज पोशीदा रखा? मारुख अर्जुमंद को समझाने की कोशिश कर रही थी। अपने जहन को बदगुमानियों से महफूज रखें। कभी कभी ये शक इंसानी जिंदगी में जहर घोल देता है। हो सकता है कि साहिब आलम मजबूर हों और वो आपके सामने अपनी मजबूरियां बयान करने से गुरेज इख्तियार कर रहे हों। अगर उन्हें कोई मजबूरी लाहिक है तो मुझसे क्यों छुपाते हैं? एक बार फिर अर्जुमंद की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे अपने गमों में शरीक क्यों नहीं करते? वो एक खुददार मर्द हैं। मारुख शहजादा खुर्रम की वकालत कर रही थी। हो सकता है कि वो अपने गमों का इजहार न करके आपको परेशानी से बचाना चाहते हों। मेरी समझ में कुछ नहीं आता मारुख। अर्जुमंद के आंसुओं की रवानी में कुछ और इजाफा हो गया था। मैं तो बस इतना समझती हूँ कि मुझे शिकस्त हो गई और वक्त ने ईरानी शहजादी के सर पर फतह का ताज सजा दिया। आपको शिकस्त नहीं हुई है, मारुख ने पुरजोश लहजे में कहा। यह तो एक आर्जी जुदाई का मौसम है।
नाखुशगवार गर्म हवा के झोंके एक ना एक दिन गुजर जाएंगे। बादे बहारी पर सिर्फ आपका हक है और वो मौसम बहार आने ही वाला है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो मारुख, अर्जुमंद बानो ने अपने आंसू खुश्क करते हुए कहा। मैं अपनी आरजुओं का मरसिया पड़ चुकी हूँ। अब तो ये सदाए बाजगश्त है जो कुछ देर बाद खला की वुस्सतों में गुम हो जाएगी। मैं एक वजीरजादी हूँ, शहजादे खुर्रम के मुलाजिम की बेटी, और वो शाह ईरान की पोती है। शहजादों के लिए सिर्फ शहजादियाँ ही पैदा की जाती हैं। मेरा वजूद महज रास्ते का एक पत्थर था जिसे ठोकर मारकर हटा दिया गया। बीबी, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो। मारुख ने अर्जुमंद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। आप साहिब आलम की नज़रों में ईरानी शहजादी से ज्यादा बुलंद मर्तबा रखती हैं। मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं मारुख? अर्जुमंद की मायूसी का वही आलम था। क्या आप अपने दिल से शहजादा खुर्रम की यादों के नक़ूश मिटा सकती हैं? मारुख ने अर्जुमंद से पूछा। नहीं, यह मुमकिन नहीं, अर्जुमंद ने कहा। मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, इसी का नाम फतह है। मारुख ने अर्जुमंद को समझाते हुए कहा। फतह और शिकस्त का ताल्लुक दिलों से है। आपके दिल पर शहजादा खुर्रम का कब्जा है, इसीलिए वो फाते हैं। अगर साहिब आलम फाते ठहरे तो फिर शिकस्त खुर्दा कौन हुआ? अर्जुमंद ने सवाल किया। शिकस्त मैंने खाई है मारुख। नहीं आकाजादी, शिकस्त आपका मुकद्दर नहीं है। मारुख ने दलील पेश की। साहिब आलम के दिल पर आपका कब्जा है, इसलिए आप भी फाते हैं। ईरानी शहजादी को यह फतह हासिल नहीं हो सकती। तुम्हारा यह दावा कबल अज़ वक्त है मारुख, अर्जुमंद बानो ने गैर मुतमईन लहजे में कहा। बीबी, ये कनीज महल्लात शाही की राजदार है। अपनी जबान से ये अल्फाज अदा करते वक्त मारुख को शहजादे परवेज की बेवफाई याद आ गई थी। इन गुनहगार आंखों ने बड़े अजीब अजीब मनाजिर देखे हैं। अगर शहजादा खुर्रम बेवफा हैं तो इस दुनिया में कोई वफादार नहीं। मुझे एक बार साहिब आलम से मुलाकात कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सही सूरत हाल बता सकूंगी। मगर मेरा दिल अब भी यही गवाही देता है कि वो नाकाबिले बयान मजबूरियों के हुजूम में घिरे हुए हैं, वरना आप तक जरूर पहुंचते। मारुख की पुरुम्मीद बातों से अर्जुमंद की तबीयत किसी कदर संभल गई थी। मारुख ने शहजादा खुर्रम से मिलने की कोशिश की, मगर उसे बताया गया कि साहिब आलम उमूर सल्तनत में मसरूफ हैं। मारुख शदीद हैरत में मुब्तला थी। इतना बड़ा हादसा पेश आने के बाद शहजादा खुर्रम की यह खामोशी बहुत मानी खेज होती जा रही थी। मगर मारुख ने अपने जहन को अंदेशों से पाक रखा और हुस्ने जन का सहारा लेते हुए शहजादा खुर्रम को तलाश करती रही। फिर जब कई दिन की दौड़ धूप के बाद भी शहजादे से ना मिल सकी तो उसने खुर्रम के दोस्त सिकंदर मिर्जा के मकान का रुख किया। किले के एक गोशे में सिकंदर मिर्जा का मकान था। आम मकानों की तरह वहां जाहिरी दिलकश का अक्स तक नहीं था। हर तरफ सादगी ही सादगी नजर आ रही थी। मारुख को सिकंदर मिर्जा की इस सादगी ने बहुत मुतासिर किया। मारुख अंदर दाखिल हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा कमरा किताबों से भरा पड़ा था। ज़हे नसीब कि आप गरीब खाने पर तशरीफ लाएं, सिकंदर मिर्जा ने बड़े पुरजोश अंदाज में मारुख का इस्तकबाल करते हुए कहा। मारुख सिकंदर मिर्जा के लहजे की वारफ्तगी पर चौंक उठी। माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मारुख का लहजा बड़ा जारहाना था। सिकंदर मिर्जा के चेहरे पर खुशी के जो आसार नुमाया हुए थे वो दूसरे ही लम्हे बुझ कर रह गए थे। फिर भी उसने अपने होंठों पर जबरी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, आप ठीक तो है मारुख? आइए अंदर तशरीफ लाइए। सिकंदर मिर्जा इंतहाई शाइस्तगी का मुजाहरा कर रहा था। आपको मेरी खैर आफियत से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मारुख के लहजे में वही अजनबियत थी। मैं सिर्फ ये दरियाफ्त करने आई हूँ कि शहजादा खुर्रम कहाँ है। सिकंदर मिर्जा का चेहरा उतर गया। उसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि मारुख उसके साथ इस कदर जारहाना सलूक करेगी। साहिब आलम तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए कि आज रात मैं बारादरी में उनका इंतजार करूंगी। मारुख ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे मजबूरन यहाँ तक आना पड़ा। अगर शहजादा खुर्रम से मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं इधर का रुख कभी न करती। मारुख की गुफ्तगू बड़ी हौसला शिकन थी। सिकंदर मिर्जा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैं समझता हूँ। सिकंदर मिर्जा का लहजा बहुत शिकस्ता था। मुतमईन रहिए, साहिब आलम तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा। दरअसल मारुख के लिए सिकंदर मिर्जा के दिल में नर्म गोशे पैदा हो गए थे और आज वो इस खूबसूरत लड़की को अपने मकान पर देखकर बहुत खुश हुआ था। सिकंदर मिर्जा का ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता मारुख भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। मगर जब मारुख ने शदीद बेगानगी के लहजे में गुफ्तगू की तो सिकंदर मिर्जा के सारे ख्वाब बिखर गए और अब वो हकाइक की दुनिया में तन्हा खड़ा था। फिर उसी रात खुर्रम बारादरी के एक सुनसान गोशे में मारुख से मिला। अर्जुमंद ठीक तो हैं? खुर्रम के लहजे में बड़ी बेकरारी थी। मैं साहिब आलम को कई दिन से तलाश कर रही हूँ, मारुख ने शिकायत की। हम बहुत मसरूफ थे मारुख, खुर्रम ने अपने दिली जज्बात को छुपाते हुए कहा। इतने मसरूफ के अर्जुमंद बानो की मिजाज पुरसी का वक्त भी नहीं मिला।
بظاہر معروف کا لہجہ بہت نرم تھا مگر اس میں ہزار تلخیاں پوشیدہ تھیں۔ شہزادہ خرم کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بہت آہستہ لہجے میں بولا، سچ تو یہ ہے معروف کہ ہم ارجمند بانو کا سامنا نہیں کر سکتے۔ خرم کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ بہت کوشش کی کہ انہیں سب کچھ بتا دیں مگر ہم اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے۔ کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ معروف نے سوال کیا۔ خدا عالم الغیب ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا ہے۔ شہزادہ خرم بہت پریشان اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر تو آپ پر لازم تھا کہ پہلی فرصت میں ارجمند بانو سے مل کر انہیں صحیح صورتحال سمجھانے کی کوشش کرتے۔ معروف نے ادب و احترام کے ساتھ کہا، آپ نہیں جانتے کہ آقا زادی کس عذابناک کیفیت سے گزر رہی ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے معروف۔ خرم بے قرار نظر آنے لگا۔ ہم سے زیادہ ان کے دل کی حالت کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر بھی آپ ان سے مسلسل دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف نے جرا کے انداز میں کہا، اگر یہ دوریاں، یہ فاصلے اسی طرح بڑھتے رہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا احساس ہے معروف، شہزادہ خرم نے انتہائی مضطرب لہجے میں کہا، مگر گردش وقت کو کیا کہیں جس نے ہمیں مجرم بنا دیا ہے۔ صاحب عالم، آپ مجرم نہیں ہیں۔ معروف نے شہزادہ خرم کے اس احساس کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ میں ارجمند بانو کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی ہوں۔ اگر آپ نے مزید تاخیر کی تو ان کی غلط فہمیاں کچھ اور بڑھ جائیں گی، پھر شاید وقت بھی اس کا ازالہ نہ کر سکے۔ ابھی زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح احساس جرم کو پرورش کرتے ہوئے آقا زادی سے دور رہے تو یہ زخم ایک مستقل ناسور بن جائے گا۔ خدا کے واسطے آپ ہمت کر کے آگے بڑھیے، ارجمند بانو کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کیجیے۔ انہیں یہی شکایت ہے کہ آپ تنہا رہ کر سارے غم برداشت کر رہے ہیں۔ کیا تم ہماری مجبوریاں بیان نہیں کر سکتی معروف؟ شہزادہ خرم نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، آقا زادی میری زبان نہیں سمجھتی اور انہیں سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ معروف نے ایک مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے سوا دنیا کا کوئی بھی شخص ان کی غلط فہمیاں دور نہیں کر سکتا۔ اگر آقائے محترم آصف خان بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتی ہیں، مگر ان کے ذہن میں پیدا ہونے والے اندیشے دور نہیں ہو سکتے۔ معروف، ہم ارجمند کے سامنے جاتے ہوئے شدید ندامت محسوس کرتے ہیں۔ ایک بار پھر شہزادہ خرم اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگا۔ یہ احساس ندامت کا وقت نہیں ہے صاحب عالم، معروف نے کہا، اس مسئلے کا فوری حل کیجیے ورنہ ارجمند بانو کی زندگی کسی بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ دوسری رات ارجمند بانو اور شہزادہ خرم تنہائی میں اس طرح ملے کہ بہت دیر تک دونوں طرف گہرا سکوت طاری رہا۔ ارجمند، ہماری مجبوریاں ناقابل بیان ہیں۔ آخر شہزادہ خرم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ارجمند بانو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک مخصوص فاصلے پر خاموش کھڑی رہی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی آرزوؤں کی لاش پر کس طرح ماتم کریں، شہزادہ خرم نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ نصیب دشمنا، صاحب عالم کو ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مرحلے پر ارجمند خاموش نہ رہ سکی۔ ماتم تو وہ کرتے ہیں جو زندگی کے راستے پر تنہا رہ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو ارجمند۔ یہ کہتے ہوئے شہزادہ خرم کچھ اور قریب آ گیا۔ اب تک ہمارے دل پر تمہاری ہی حکمرانی ہے، پھر تم کس طرح اپنے آپ کو تنہا کہتی ہو؟ تنہا تو ہم ہیں کہ آج ہمارے دل کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیسی حکمرانی ہے صاحب عالم؟ میری صورت دیکھنے کے بھی آپ روادار نہیں۔ ارجمند نے انتہائی کربناک لہجے میں شکایت کی۔ اگر معروف میری وکالت نہ کرتی تو شاید آج بھی صاحب عالم تشریف نہ لاتے۔ شاید معروف نے تمہارے سامنے ہماری مجبوریاں بیان نہیں کی، شہزادہ خرم نے کہا، اور اس بیچارگی کو ہماری مجبوریوں کی خبر بھی تو نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتی اور کیوں کر کہتی؟ مجبوریاں اپنی جگہ ہیں صاحب عالم، مگر آپ نے اس کنیز کو اپنی مجبوریوں میں شریک تو کیا ہوتا۔ ارجمند مسلسل شکایتیں کر رہی تھی۔ آپ نے اس کنیز کے ظرف کو آزما کر تو دیکھا ہوتا۔ میں پھولوں کی سیج پر بھی آپ کی غم گسار ہوں اور زندگی کے خارزاروں میں بھی آپ کی شریک سفر ہوں۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا ارجمند کہ ہم اپنے ہوش میں نہیں رہے، شہزادہ خرم نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہم تمہیں اپنی زندگی کے اس خوفناک راز کا شریک بنانا چاہتے تھے، مگر ایک نامعلوم خوف نے ہماری زبان پر مہر لگا دی۔ کیا خوف صاحب عالم؟ ارجمند نے گھبرا کر پوچھا۔ یہی کہ تم اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کر سکو گی اور پھر ہماری ذات مختلف الزامات کا نشانہ بن جائے گی۔ خرم کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ ہم جس فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں دل اور جذبات نام کی کسی شے کا وجود نہیں ہوتا۔ ہماری دنیا سیاسی تقاضوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً تم نے بھی ہمارے بارے میں یہی رائے قائم کی ہوگی۔ ارجمند لرز کر رہ گئی۔ اس کے امتحان کا وقت قریب آ گیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں صاحب عالم، وسوسے مجھے بھی پریشان کر سکتے ہیں، میرے ذہن میں بھی غلط فہمیاں سر ابھار سکتی ہیں اور میرا دل بھی اندیشوں کے ہجوم میں گھر سکتا ہے۔
اگر آپ فوری طور پر اس کنیز کو شریک راز بنا لیتے تو غموں کی یلغار اتنی شدید نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر ارجمند بانو رونے لگی۔ احساس ندامت نے ہمیں تم سے دور رکھا ارجمند۔ شہزادہ خرم ارجمند کے آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔